हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार दरोगा की 1275 पदों पर जो वैकेंसी आई हुई है, जिसका एग्ज़ाम डेट 17 दिसंबर 2023 को निर्धारित है। फ्रेंड्स उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है दरोगा सीरीज 2 का, उसको हम लोग कवर करेंगे। और आज हम लोग सेट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें टोटल जो है 20 प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 20 प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं। सेट नंबर 1 को हम आज डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट यह सेशन रहेगा आपकी एग्जामिनेशन के लिए, पूरा सेट को लगाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बार जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जरूर ही शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि दीपक दौड़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। सभी लोगों को आंसर कमेंट करना है। सब लोग अपना अपना स्कोर भी सेशन के एंड में जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, दीपक दौड़ रहा है यानी कि इसमें कौन सी क्रिया है, तो इसमें अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। देखिए फ्रेंड्स, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होता है, तो सकर्मक क्रिया में कर्म होता है। इसमें कार्य का प्रभाव किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु या कर्म पर पड़ता है, जबकि अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है और क्रिया का प्रभाव स्वयं कर्ता पर पड़ता है। तो ये अकर्मक क्रिया है, दीपक दौड़ रहा है। अच्छा, सकर्मक क्रिया की बात करें तो सकर्मक क्रिया की बात करें तो राम आम खाता है। यहाँ पर देखिए, यह एक प्रकार का सकर्मक क्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय रुपया में किनके द्वारा 62 रुपया अनुमानित किया गया था। तो यहाँ पर देखिएगा 62 रुपया जो है यह अनुमानित किसके द्वारा किया गया था, तो 62 रुपया अनुमानित किया गया था VKRV राव के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा कितना जो है अनुमानित किया गया था, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा 20 रुपया जो है अनुमानित किया गया था। अच्छा, दादा भाई नौरोजी ने 1868 में यह अनुमानित किया था और VKRV राव ने कब किया था, तो इसे भी ध्यान रखेंगे 1931-32 में। चलिए अगला प्रश्न कि चार मीनार का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ था। चार मीनार की अगर हम बात करते हैं तो चार मीनार है कहाँ पर, तो हैदराबाद में है। और देखिए, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कार्य करवाया था। क्लियर है। और यह किस नदी के तट पर है, तो मूसी नदी के तट पर है। आपको याद भी होगा कि हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है ना। 1591-92 में पूरा हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 17 से विभाज्य हैं। देखिए, मैथ और रीजनिंग का मैं आपको आंसर बता दूंगा, आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। अगर मैं सॉल्व करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और इससे आपको काफ़ी असुविधा होगी। राइट आंसर मैं इसका बता देता हूं, 53 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस रॉकेट द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था किस रॉकेट के द्वारा। अच्छा, आपको भली भांति याद होगा कि चंद्रयान 3 को LM-3M4 रॉकेट के द्वारा LM-3M4 रॉकेट के द्वारा इसको कब लॉन्च किया गया था, तो 14 जुलाई 2023 को। यह डेट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 14 जुलाई 2023 को। इसे नोट डाउन करेंगे, एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। और कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है ना। अच्छा, चंद्रयान 3 तो था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 23 अगस्त 2023 को। कब, तो 23 अगस्त। ये सारी घटनाएं 2023 की है। 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग किया था चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग किया था। क्लियर है। और चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम क्या है, प्रज्ञान है। क्लियर। अच्छा, भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इससे भी आप जरूर याद रखेंगे। और अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना हुआ है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश है, बट सॉफ्ट लैंडिंग के मामले में अमेरिका, रूस और चाइना के बाद भारत चौथे स्थान पर है। क्लियर। सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ेंगे, करंट का ही प्रश्न है। एक था सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया गया, तो ये भारत और मालदीव के बीच। भारत और मालदीव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत और मालदीव के बीच में। अच्छा, भारत और मालदीव के बीच में एक और अभ्यास होता है, कौन सा, एक्वेरिन।
एक्वेरिन, ये भी भारत और मालदीव के बीच का ही सैन्य अभ्यास है। क्लियर, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पढ़ेंगे कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें और यहाँ से आपको सही कथन चुनना है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता वाले विलियम से कम सांद्रता वाले विलियन की ओर अणुओं की गति करने की क्रिया को परासरण यानी कि ऑस्मोसिस कहा जाता है। ये सरासर गलत दिया गया है, इस उल्टा दे दिया गया। इसको हम लोग कहते हैं विसरण, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे विसरण, और इस ये वाला दूसरा स्टेटमेंट है, इसको हम लोग परासरण यानी कि ऑस्मोसिस कहेंगे। तो दोनों कथन गलत दिया गया है, तो न तो एक होगा और न ही दो होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जब दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग कर दिया जाता है तो कम सांद्रता वाले विलियम से अधिक सांद्रता वाले विलियन की ओर पानी अथवा विलायक के अणुओं की गति करने की क्रिया को परासरण कहते हैं, ठीक है ना। किस प्रकार से, तो याद रखेंगे कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। यहाँ देखिए, यहाँ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता दिया गया, तो उल्टा दिया गया है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिए कि सार्कोप्लाज्म नामक तरल उत्तक पाया जाता है। चलिए बताएंगे सभी लोग आंसर कमेंट करके, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स देखिए, ये सार्कोप्लाज्म नामक जो तरल उत्तक है ना, यह पाया जाता है पेशी उत्तक में। किसमें, पेशी उत्तक में। अच्छा, मायोग्लोबिन, यहाँ मैं लिखता हूँ मायोग्लोबिन, याद रखिएगा। जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूँ उसे ध्यान रखेंगे। मायोग्लोबिन सार्कोप्लाज्म में उपस्थित प्रोटीन होता है। अगर पूछा जाए कि सार्कोप्लाज्म में उपस्थित प्रोटीन क्या है, तो माइकोग्लोबिन याद रखेंगे, जिसमें कि ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता होती है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था। फ्रेंड्स देखिए, एडुटेरिया का जो वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस बुक आया हुआ है वो मैंने कंप्लीट करा दिया है, और उसमें जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न दिए गए हैं उस सारे बुक में 15 सेट्स में उनको मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर कराया हुआ है। साथ ही साथ हिस्ट्री के जो प्रश्न उस बुक में है उनको भी सेपरेट वीडियो में कवर कराया हूँ मैं। इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट को कवर करवाने का मैं प्रयास करूँगा, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 2008 से लेकर के अब तक बिहार दरोगा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैंने सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वीडियो में कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री के प्रश्नों को अलग वीडियो में, ज्योग्राफी के प्रश्नों को अलग वीडियो में, साइंस के प्रश्नों को अलग वीडियो में, और पॉलिटी के प्रश्नों को अलग वीडियो में। कम समय है और इससे बेहतर आपको कहीं भी कंटेंट दूसरे चैनल पर नहीं मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अब देखिए, पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एजी टांसले ने 1935 में किया था। एजी टांसले हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अर्नेस्ट हैकल का भी नाम दिया गया है, तो इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हैकल ने प्रतिपादित किया था। चलिए उसके बाद देखिए, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC, अब इसका फुल फॉर्म क्या होगा भाई IPCC का, तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लियर नहीं, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है। अच्छा, ये इसका फाउंडेशन कब हुआ था, तो 1988 में, 1988 में। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक तनु HCl से अभिक्रिया न होने से H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएगा, बताएंगे। राइट आंसर इसका क्या होगा, तो ये Hg है, मरकरी है, पारा है। अगला प्रश्न इंग्लिश का दिया गया है, खाली स्थान है। आई वुड मेक अ पीपल हैप्पी, आई वुड मेक माई पीपल हैप्पी। तो देखिए, आई ए किंग होगा, यहाँ पर वर का इस्तेमाल होगा, WERA। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर सेशन के एंड में बताइएगा। भारत में विदेशियों के आगमन का सही कालानुक्रम क्या है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आर्य, यूनानी, शक, हुन और तुर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में विदेशियों का यह बिल्कुल सही क्रम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है, तो कौन सा आर्टिकल है, तो अनुच्छेद 122 है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 124 आपको याद होगा, अनुच्छेद 124 जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन इसमें दिया गया है। अच्छा, अनुच्छेद और मैं आपको बता रहा हूँ इससे संबंधित, उसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो अनुच्छेद यहाँ पर
38 दिया गया है, उसमें क्या है कि भारत की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के विस्तार से यह संबंधित है। और अनुच्छेद 139 जो है ये क्या है, अनुच्छेद 139, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 139 में क्या है, तो सर्वोच्च न्यायालय के अपने स्वयं के निर्णय या आदेश की समीक्षा की अनुमति इसमें दी गई है। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि कैसे हो सकती है, बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो संसद का अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन यह सेट है, अच्छे लेवल के प्रश्न है और ठीक ठाक यह सेट बनाया गया है। अगर इसमें 60+ आप स्कोर करते हैं तो आपकी बेहतरीन तैयारी मानी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। अब यहाँ से मैं चारों ऑप्शन को डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न पूछा गया कि ऑर्डर ऑफ द नाइल से, तो ये मिस्र का है। कहाँ का है, मिस्र का है। अच्छा, फिजी का भी अवार्ड दिया गया मोदी जी को, कौन सा, तो द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, याद रहेगा आपको, द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। अच्छा, ग्रीस का कौन सा अवार्ड है, तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। और पपुआ न्यू गिनी की तो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ठीक है ना। चलिए, करंट का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया है। देखिए, नहीं पूछा गया है तो आपको भली भांति याद होगा कि इस वर्ष जो है टोटल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से पद्म विभूषण 6 लोगों को, 9 लोगों को पद्म भूषण और 91 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनको ऐड करिए, टोटल 106 आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पद्म विभूषण पूछा गया, 6 लोगों को दिया गया। कौन कौन से हैं, तो नाम जरा उंगली पर काउंट करेंगे। मुलायम सिंह यादव, दिलीप महालनोबिस, श्रीनिवास वर्धन, जाकिर हुसैन, SM कृष्णा और बालकृष्ण दोषी। ये 6 नाम मैंने बता दिया। दीपक धर को जो है पद्म विभूषण नहीं दिया गया, इनको पद्म भूषण दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर फ्यूडम एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है फीक या जागीर, सही दिया गया है। तांग साम्राज्य कंबोडिया नाम में फैला हुआ था, ये गलत दिया गया है क्योंकि तांग साम्राज्य जो था ये चाइना में था, तो यहीं गलत दिया गया है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सही नहीं है। मध्यकाल में थाईलैंड का नाम श्याम था और कंपास का आविष्कार चाइना में हुआ था, ये सही दिया गया। तो ऑप्शन बी गलत दिया गया, तांग साम्राज्य चीन का साम्राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन गोल्जिकाय का कार्य नहीं है। गोल्जिकाय का कार्य नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिएगा यह स्पिंडल तंतुओं का निर्माण करता है। स्पिंडल तंतु जो होता है ये उत्पन्न कहाँ से होता है, तो सेंट्रोजोम से होता है, यही वाला गलत दिया गया है। यह स्पिंडल तंतुओं का निर्माण नहीं करता है, यहाँ कर्ता दिया गया है जो कि गलत है। सेंट्रोजोम से यह उत्पन्न होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए मादा जनन कोशिकाएं यानी कि अंडे कोशिका कहाँ बनते हैं, तो फ्रेंड्स ये अंडाशय में बनते हैं। देखिए, लोकपाल की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है। लोकपाल की चयन समिति में कौन शामिल नहीं होता है, तो देखिए इसमें शामिल होते हैं कौन कौन से, तो इसमें शामिल होते हैं प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, विपक्ष के नेता, ये सब शामिल होते हैं। राष्ट्रपति इसमें शामिल नहीं होते हैं। दूसरा, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था, तो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1979 में किया गया था, 1979 में किया गया था और इसके अध्यक्ष बीपी मंडल थे। अध्यक्ष का नाम जरूर याद रखिएगा, कौन थे, बीपी मंडल थे, ठीक है ना। मूशिका राजवंश का शासन क्षेत्र था, मूशिका राजवंश का शासन क्षेत्र, तो ये केरला में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, एक संतुलित आहार निम्नलिखित में से किस पहलू का ध्यान रखता है। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, पोषक तत्वों को सही अनुपात में शामिल करता है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सभी पोषक तत्वों के लिए RDA को पूरा करता है, ये भी सही। अच्छा, RDA का फुल फॉर्म क्या होता है, RDA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस, ठीक है ना, रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस, ठीक है ना, फुल फॉर्म भी आप याद रख सकते हैं। तो पहला और दूसरा दोनों सही दिया गया है, तो 1 और 2 दोनों जो है सही स्टेटमेंट है। चलिए, यहाँ पर मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। डहेलिया क्या होगा, तो डहेलिया आपका हो जाएगा पुलकित जड़। पान क्या होगा, पान हो जाएगा आपका आरोही जड़। और अमरबेल हो जाएगा आपका चूसन जड़। और सलजम जो हो जाएगा यह आपका कुंभी रूपी जड़ हो जाएगा। तो 1 3 4 2, 1 3 4 2, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए, यदि नोआ विस्फोट के बाद तारे के अवशेष का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा के अंदर हो तो क्या बनेगा? नोआ विस्फोट के बाद तारे के अवशेष का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा के अंदर हो तो क्या बनेगा? तो ये श्वेत बामन बनता है, श्वेत बामन। चलिए, किसी वृत्त की त्रिज्या 50% उसकी वृद्धि होती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है, 125% की वृद्धि होती है। चलिए, पैटर्न दिया गया, रीजनिंग का प्रश्न है, देखिए कैसे बनाया गया है। 1 का स्क्वायर किया गया है तो 1 ही आएगा, लेकिन जब हम 1 का स्क्वायर करें तो पहले 1 लिख देंगे, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। फिर देखिए पहले 2, अब 2 का स्क्वायर करना है, 2 लिख देंगे, 2 का क्यूब करना है, आप सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब करना है, ठीक है। तो 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 28। फिर यहाँ 3 का करेंगे, फिर 3 का क्यूब करेंगे तो ये 27 आ जाएगा। उसी प्रकार से 4 और 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आ जाएगा, यानी कि 4 से 64। यहाँ पर देखिए 5 का क्यूब करेंगे तो पहले 5 लिखेंगे और फिर 5 का क्यूब करेंगे तो 25 गुना 5 तो 125 होगा। यही क्रम है, 464 राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर फिर से मिलान करना है। अच्छा, जो जानते हैं पहले उसको मिलान करिए। आपको भली भांति पता होगा कि आल्प्स जो है ना, आल्प्स किस प्रकार का पर्वत श्रेणी है? तो आल्प्स जो है, याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा बलित हो जाएगा, ठीक है ना। और फ्यूजियामा ज्वालामुखी है, आपको याद है। विंध्य जो है, विंध्य क्या है? तो अवशिष्ट हो जाएगा। और साल्ट रेंज ब्रह्मोत्स पर्वत का उदाहरण हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल भौतिक राशि है? अच्छा, याद होगा आपको, टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, यानी कि मूलभूत मात्रक जो होते हैं कौन कौन से हैं। पहले राशि जान लीजिए कौन कौन से। राशि कौन से हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। और इनका यूनिट भी याद होगा आपको, लंबाई का मीटर होगा, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का क्या होगा? एम्पियर होगा, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होगा और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। चलिए, पराश्रव्य तरंग के बारे में दिया गया। अच्छा, पराश्रव्य तरंग जिसका 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग को पराश्रव्य तरंग कहा जाता है। और इनका इस्तेमाल कपड़े से धूल हटाने कर उन्हें साफ करने में किया जाता है, बीमारी के उपचार में किया जाता है, कीटों को नष्ट करने में किया जाता है और समुद्र की गहराई में किया जाता है। तो 1, 2, 3, 4 चारों यहाँ पर सही स्टेटमेंट दिया गया, सभी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त किस देश की सहायता करने के लिए चलाया गया? तो ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था सीरिया में और टर्की में, जो भूकंप आया था उसमें भारतीयों को बाहर निकालने के लिए, तो ये तुर्की हो जाएगा। अच्छा, म्यांमार में एक मोचा तूफान आया था, उसमें चलाया गया था कौन सा ऑपरेशन? तो ऑपरेशन बताइए, करुणा, ऑपरेशन करुणा। सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था, ठीक है। और यूक्रेन रसिया में जो युद्ध से प्रभावित लोग थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। सब ध्यान रखना आपको। 22वां फीफा विश्व कप 2022 का उपविजेता कौन सा देश है? अच्छा, 22वां फीफा विश्व कप कतर में हुआ था। विजेता टीम अर्जेंटीना रही थी और उपविजेता फ्रांस रहा था। अच्छा, अगला फीफा विश्व कप कहाँ होगा? तो अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा। चोलों की राजनीतिक सत्ता का केंद्र उरायूर था, जो किसके लिए प्रसिद्ध था, मशहूर था? तो उरायूर जो था यह सूती कपड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, चोल वंश की संस्थापक कौन था? चोल वंश की स्थापना विजयालय ने किया था। और राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो तंजौर हुआ करती थी चोल वंश की राजधानी। चलिए, धूम, कोहरा, स्मॉग निम्न में से किसका मिश्रण है? तो धूम कोहरा जो है, ये धूम, कोहरा, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सभी का मिश्रण है। 36 नंबर देखिएगा, मिलान करना है। कंपनी द्वारा पारित अधिनियम और उनकी विशेषताएं दी गई हैं। चलिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये क्या हो जाएगा? रेगुलेटिंग एक्ट, बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो आपका सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये आपका नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन। चार्टर अधिनियम 1813, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति। और ये चार्टर एक्ट जो था 1833, गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति। और इसी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। अब ये क्रम आप लोग मिला लीजिएगा। देखिए, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए खाली स्थान दिया गया कि सहमति की आवश्यकता है। तो इसमें विधानसभा की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है ये संसद के पास सारा अधिकार होता है।
तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ग्रंथ ग्रंथ दारा शिकोह कौन था? तो औरंगजेब का भाई था और शाहजहां का यह सबसे योग्य पुत्र था। असली वारिस दारा शिकोह ही था, लेकिन औरंगजेब ने इसको 3 युद्ध, देवराई घाटी का युद्ध, धर्मट का युद्ध और एक और युद्ध था उसमें पराजित किया था और दारा शिकोह को मार दिया था। और औरंगजेब आनंद फानन में एक बार अपना राज तिलक करवाया था और दोबारा भी करवाया था। 2 बार उसने अपना राज्याभिषेक किया था, आपको भलीभांति याद भी होगा। यहाँ पर देखिएगा दारा बनामा नहीं था इसका। चलिए बाकी सर अकबर ये बड़ा ही प्रसिद्ध है, आपको याद होगा। मजम उल बहरीन और सफीनत उल औलिया, ये तीनों दारा शिकोह की रचना है। चलिए मिलान करना है। डेंगू बुखार होता है किससे? तो एडिस एजिप्टी मच्छर से। हाथी पांव किससे होगा? तो क्यूलेक्स, आपको याद होगा क्यूलेक्स फैटिगन्स। काला जार हो जाएगा आपका इसमें से कौन सा? तो आपका काला जार हो जाएगा 1 नंबर फिलीबोटोमस और निद्रा रोग ग्लोसिना। इसको आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर मिला के टिक लगा लीजिएगा। क्वांटो मैदान, अच्छा ये क्वांटो मैदान है, ठीक है ना। इस तरह से कहीं कहीं आपको कांतो मैदान भी लिखा मिलेगा। कांतो मैदान यानी कि क्वांटो मैदान और नोबी मैदान, ये दोनों मैदान याद रखेंगे। नोबी मैदान और कांटो मैदान या फिर क्वांटो मैदान, ये जापान में है। अगला प्रश्न है कि निम्न अक्षांशों में से किसे अश्व अक्षांश कहा जाता है? अश्व अक्षांश कहा जाता है 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री अक्षांश के बीच के अक्षांशों को अश्व अक्षांश कहा जाता है। खनन एवं उत्खनन को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया? तो आपको याद होगा उत्खनन, कृषि, मत्स्य, पशुपालन, ये सारे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखिए एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है और यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। अच्छा भू उपग्रह जो होता है ये पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर होता है? ये प्रश्न बनता है 36,000 किलोमीटर, याद रखिएगा। और इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? सबसे पहले कृत्रिम रूप से टेक्नीशियम को उत्पादित किया गया था। द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करंट का प्रश्न है। द गोल्डन ईयर्स पुस्तक को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। किसने? अच्छा विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? जरा आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। आप लोग बड़ा बेहतरीन करंट अफेयर पढ़ते हैं, बताइएगा विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है। भारत की अर्थव्यवस्था में G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश भारत की अध्यक्षता में, ठीक है ना, भारत अध्यक्षता कर रहा था इस बार 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का। 2024 में ब्राज़ील में होगा, ध्यान रखिएगा। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? शिक्षा मंत्रियों की बैठक का, तो ये भी ध्यान रखेंगे पुणे में हुआ था। आधुनिक भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से किसे जाना जाता है? अच्छा मुगल साम्राज्य में बड़ा ही प्रसिद्ध थे सैयद बंधु, इन्हीं को कहा जाता था। सैयद बंधु में अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां थे। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नागरिकता संशोधन विधेयक को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया था? बताएंगे सभी लोग, आंसर कमेंट करिए। नागरिकता संशोधन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत कब किया गया था? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, इसको प्रस्तुत कब किया गया था? तो 9 दिसंबर 2019 को किया गया था और लोकसभा ने इसको पारित किया था 10 दिसंबर को और राज्यसभा से 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। चलिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो ये कौन सा आर्टिकल है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो यह अनुच्छेद 253 है। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी ने भारत में विद्रोह के लिए कौन सी तारीख निश्चित की थी? गदर विद्रोह जिसको कहा जाता है गदर षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है, फरवरी 1915, आपको याद होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 21 फरवरी 1915 को, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिक्षारकीय अम्ल है? त्रिक्षारकीय अम्ल जो है इसमें से कौन सा है? तो फास्फोरिक अम्ल है। फास्फोरिक एसिड जो है यह त्रिक्षारकीय अम्ल है। उसके बाद देखिए मिलान करना है, एक तरफ स्थानीय हवाएं हैं और दूसरी तरफ उनका क्षेत्र दिया गया है। तो सीसुम जो है ये कहाँ की हवा है? सीसुम जो हवा है ये अरब रेगिस्तान की है। बाइज कहाँ का है? तो बाइज जो है ये फ्रांस का है। पैम्पेरो कहाँ का है? पैम्पेरो अर्जेंटीना का। आगे आपको मिलेगा डी तक है, ठीक है ना। तो यहाँ अर्जेंटीना बना लीजिए, ठीक है ना, ये अर्जेंटीना का है। और यहाँ पर एक और हवा दिया गया है, यहाँ पर देखिए नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर कहाँ का है? तो नॉर्वेस्टर
न्यूजीलैंड का है, ठीक है ना। चलिए 2 3 4 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 3 4 1। अगला प्रश्न दिया गया है, मैथ का प्रश्न है, मैं सीधे आंसर बता देता हूं आपको। इसका राइट आंसर 20 मिनट हो जाएगा। अगला प्रश्न रीजनिंग का है, इसका आंसर दक्षिण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विंध्यन भूस्तरीय रचना वाला है? तो यह बिहार का कैमूर है, विंध्यन भूस्तरीय रचना वाला। उसके बाद देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लागत पूंजी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो इसमें से जो सत्य कथन है, यहाँ पर देखेंगे कि बंगाल से जो राजस्व प्राप्त थे, भारतीय माल खरीद करके वे विदेशों में बेचते थे। बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीद करके विदेशों में बेचते थे। चलिए उसके बाद देखिए, फिर से मिलान करना है। यहाँ पर देखिए नियोपाइलिना, मिलान करिए, नियोपाइलिना हो जाएगा आपका क्या इसमें से? तो ये एनलिडा और मोलास्का के बीच का योजक। युगलिना क्या होगा? युगलिना, तो युगलिना जो होगा आपका यहाँ पादप एवं जंतु के बीच की योजक कड़ी। आर्कियोपेट्रिक्स क्या होगा? तो ये आपका सरीसृप और स्तनधारी के बीच की योजक कड़ी है। और पेरिपेटस जो है ये आपका हो जाएगा ऑर्थोप्रोडा और एनिलिडा के बीच की योजक कड़ी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्धि वलय बनती है सक्रियता के कारण। वृद्धि वलय किसकी सक्रियता के कारण बनती है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अंतरंभीय यधा के कारण। 59 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि गिल्ड एज्ड बाजार किससे संबंधित है? तो ये प्रतिभूति का बाजार, सरकारी प्रतिभूति के बाजार से संबंधित है। किस राज्य में बिहान मेला का आयोजन किया गया जाता है? भारत के किस राज्य में बिहान मेला का आयोजन किया जाता है? तो याद रखेंगे उड़ीसा में किया जाता है बिहान मेला का आयोजन। अच्छा, बिहार में एक बौंसी मेला है, बौंसी मेला का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो बांका जिला में, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत की साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? पद्मावती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित थे? होम रूल लीग आंदोलन से लोकमान्य तिलक भी थे, एनी बेसेंट भी थी और एस सुब्रमण्यम अय्यर भी जुड़े हुए थे। तो 1 2 3 तीनों सही दिया गया है। किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? कश्मीर घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो बृहत हिमालय और पीर पंजाल के मध्य यह स्थित है, आपको भी याद होगा। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो बेतवा नदी जो है यह विंध्य पर्वत श्रेणी से, विंध्यन पर्वत श्रेणी से निकलती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है? तो आपको याद होगा तदर्थ न्यायाधीश की। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 127 के तहत, ठीक है ना। तदर्थ न्यायाधीश, केवल एक सही आंसर होगा इसका, एक सही है और 2 अतिरिक्त न्यायाधीश नहीं होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर ये आपका न्यूमेरिकल दिया गया है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, 15/7 इसका आंसर दिया गया है, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखिए, जुलाई 1952 में जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया था। पूछा गया है कि क्या स्टेटमेंट ये सही दिया गया है? नहीं भाई, 1952 में नहीं, इन्होंने 1951 में किया था। कब किया था? 1951 में, यहाँ पर लिख लीजिए। बाकी पीसी घोष एवं टी प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े थे, ये सही दिया गया है, ठीक है ना। तो केवल 2 सही दिया गया है, पहला गलत दिया गया है। 1951 में इन्होंने किया था, न कि 52 में। चलिए 68 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं? तो आपको पता है सोना, चांदी, प्लेटिनम ये सब स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, एल्युमिनियम नहीं पाया जाता है। उसके बाद देखिए, जल निम्नलिखित में से कौन सा सही दिया गया? तो इसमें से मैं सीधे आपको सही स्टेटमेंट बता दे रहा हूँ। आपका हो जाएगा वायु में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता, यहाँ पर देखिए 2 लाख ppm है, ठीक है ना, ये वाला सही दिया गया है। किस जलप्रपात, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से भारत का नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो भारत का नियाग्रा कहा जाता है किसको? तो चित्रकूट जलप्रपात को। चित्रकूट कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये जो सामान्य दिशा है ये आपका दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाएगा, ठीक है ना। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 71 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये लगाया गया 5.9%। चलिए उसके बाद देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है?
तो टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है और पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है, इससे भी ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रांस के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को काल अनुक्रम के अनुसार सजाना है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए देखिए स्टेट्स जनरल की बैठक कब हुई थी फ्रांस में, तो ये भी याद रखेंगे। स्टेट्स जनरल की बैठक हुई थी 1789 में। कब? 1789 में। फ्रांस में नेपोलियन जो है फ्रांस का सम्राट कब बना था, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, 1804 आप नोट करेंगे। वाटरलू की लड़ाई भी 1815 नेपोलियन की हार हुई थी और इसको सेंट हेलेना द्वीप पर भेजा गया था। किस द्वीप पर? सेंट हेलेना द्वीप पर। याद रखिएगा, ये प्रश्न बिहार दरोगा में पूछ लिया गया था। चलिए उसके बाद लुई सोलामा की हत्या कब हुई थी, तो 1792 में, 1793 में, ठीक है ना। 1792-93 दिया गया, 1793 आप याद रखेंगे। तो इसको क्रम से बताना है आपको, तो सिंपल सा है, 1 3 यानी कि 1 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पर देखिए 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा और फिर 4 हो जाएगा, जो कि 1 3 2 4 ऑप्शन सी में है। निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषीय मिट्टी कहा जाता है? कृषीय है ये, कृष्ण नहीं है, कृषीय, ऐसे कृषीय मिट्टी है। तो ये काली मिट्टी, जिसको कि रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। कौन सा कोयला उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित में से नहीं पूछा गया है? तो वर्धा घाटी है, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी भी है, कावेरी नहीं है, ठीक है ना। कावेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवश्यक वसा अम्ल के नाम की पहचान करें। आवश्यक वसा अम्ल कौन कौन से हैं? तो इसमें से आपका एक तो लिनोलिक हो जाएगा, उसके बाद दूसरा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए लिनोलिक और लिनोलेनिक अलग अलग है, लिनोलिक है और लिनोलेनिक है, और एक आपका हो जाएगा एराकीडोनिक, ठीक है ना। 1 3 और 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 3 5 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न करेंगे कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1973 कब से प्रवृत्त हुई थी? तो ये कब से हुई थी? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 1974 से, ठीक है ना। भारत में राधा कृष्णन कमीशन की स्थापना किसके विकास हेतु किया गया था? तो राधा कृष्णन जो कमीशन था, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 में, तो ये विश्वविद्यालय शिक्षा हो जाएगा। चलिए कोविड-19 वायरस की संरचना में प्रोट्रूडिंग नोक, यहाँ पर देखिए स्पाइक्स शामिल होते हैं, जो निम्न में से किसके बने होते हैं? तो यहाँ से ही पकड़ लेंगे कि ये प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि सामाजिक बुद्धि लब्धि मापने का सूत्र क्या होगा? तो इसका सूत्र होता है SA/CA/100। उसके बाद देखिए नशा मुक्ति केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करती हैं? तो नशा मुक्ति में आपको परामर्श भी दिया जाता है, आपको मेडिकल हेल्प भी दिया जाता है, आपका योग भी उसमें होता है, आपको मोटिवेट भी किया जाता है, बहुत तरह की यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कि यहाँ पर देखिए मैथ का प्रश्न है, मैं आंसर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, बना लीजिएगा। केपलर ने कितने नियमों का उल्लेख किया था? गति के, ग्रहों के गति का नियम दिया था केपलर ने, 3 नियम दिया था इन्होंने, कक्षाओं के, ठीक है ना, कक्षाओं के, क्षेत्रफल के और आवर्त कालों के नियम। तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीटा कपास के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्म कौन सा है? तो ये आपका जीवाणु हो जाएगा बीटा कपास के। पृथ्वी के वातावरण के तापमान की सामान्य ह्रास अवनति दर कहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरती है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्षोभ सीमा, यानी कि ट्रोपोपॉज की ऊपरी सीमा पर। भारत में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है? मतलब आपको याद रखना है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो FSSAI के द्वारा, ठीक है। FS यहाँ मैं लिख देता हूँ, FSSAI के द्वारा, ठीक है ना, ऑप्शन ए। बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल किस जिला में खोला जाएगा? तो ये मुजफ्फरपुर में खोला जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पहला है इसीलिए। उसके बाद देखिए कामराजार पतन किस भारतीय राज्य के तट के पास स्थित है? एन्नौर आपको याद होगा, तमिलनाडु हो जाएगा कामराजार, याद रखिएगा। बिहार के किस जिले में चूना पत्थर सर्वाधिक पाया जाता है? तो रोहतास और कैमूर में, ऑप्शन ए और बी दोनों राइट आंसर होगा। विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है इसमें से? तो ये अमेरिका का येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवों के वर्गीकरण का सही पदानुक्रम दिया गया है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो ऑप्शन बी हो जाएगा जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और प्रजाति। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया? तो डेविड मलपास की जगह बना है अजय बंगा, या अजय बंगा, सॉरी यहाँ पर दिएगा अजय बंगा, ऑप्शन नंबर डी में। देखिए सब बंगा दिया गया है, देख करके टिक लगाइएगा, नहीं तो मेरे तरफ से भी गलती हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करें। तो इसमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? उसके पास जो कुछ था वह हो गया, ऑप्शन सी। 95 नंबर है यहाँ पर। देखिए यदि कल से दो भिन्न, ये मैं आंसर बता देता हूँ, 95 का गुरुवार हो जाएगा। चलिए ट्रांसलेट करना है हिंदी में, बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, चिल्ड्रेन आर बीइंग टॉट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एरेवान कहाँ की राजधानी है? तो एरेवान आर्मेनिया की राजधानी है। अजरबैजान की बाकू है। यूक्रेन की याद रखेंगे, कीव है यूक्रेन की राजधानी। बंदी जीवन के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो बंदी जीवन के लेखक सचिंद्रनाथ सन्याल हैं। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रोइंग से, ठीक है ना। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए, साथ साथ अपना स्कोर भी बताइए। सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम से जुड़िए, या व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स।